हेलो डियर स्टूडेंट्स, महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अपने पढ़ रहे थे क्रॉप्स, यानी कौन कौन सी क्रॉप्स करी थी अपने। एक तो अपने राइस पढ़ ली थी फर्स्ट। इसके बाद में अपने मेज़ के बारे में डिस्कस की थी, यानी मेज़ को कंप्लीट किया था। इसके बाद में अपने बात की थी पर्ल मिलेट्स। सर ये क्या होता है? पर्ल मिलेट्स यानी बाजरा। अपने सबसे पहले बात की थी राइस की, उसके बाद बात की थी मेज की, इसके बाद पर्ल मिलेट की। आज पढ़ने वाले अपने सोरगम। कौन सी? सोरगम, जवार के बारे में। तो पहले अपने देखते हैं जो जवार है उसके अंदर अपने क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले अपने बात करें सोरगम की। सोरगम यानी जवार। अपने यहाँ पे लिखे हैं सोरगम। सबसे पहले अपने बात करें बॉटनिकल नेम की। अगर अपने बॉटनिकल नेम की अगर बात की जाए, सर क्या होता है? शहर से सोरगम, सोरगम, सोरगम बाई कोलर। बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोरगम बाई कोलर। इसके बाद में अपने बात करें फैमिली की। अगर फैमिली की बात की जाए तो ग्रेमिनी फैमिली की कहलाती है। ये कौन सी क्रॉप्स हैं? ग्रेमिनी, या पोएसी बोल दो, या बोल दो आप घासकुल। ठीक। इसके बाद में अपने बात करें इसके 2n की, यानी इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर पाई जाती है 30। इसके बाद में अपने बात करें ओरिजन पैलेस की। ओरिजन पैलेस की अगर बात की जाए तो इसका जो ओरिजन पैलेस है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसके बाद में अपने बात करें इसमें इंपॉर्टेंस की, कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले अपने देखें इसमें प्रोटीन की मात्रा। एक नंबर की अपने बात करें प्रोटीन की मात्रा की बात करें 11% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में अपने वसा की अगर बात की जाए यानी फैट, तो 1.8% सोरगम के अंदर क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए 78% क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अपने इंपॉर्टेंस में देखें तो चारे वाली मुख्यतः फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? चारे के लिए मुख्यतः उपयुक्त मानी जाती है। इंपॉर्टेंस में और देखें कि प्रोटीन कितनी? 11%। फैट की अगर बात की जाए तो 1.8%। और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 78% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें इसके टेस्ट वेट की। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट की अगर बात की जाए 25 से 30 ग्राम। सर टेस्ट वेट क्या होता है? अभी बताते हैं। एक होता है जी सीड इंडेक्स, नाम सुना हुआ है सभी का। इसके बाद में एक होता है टेस्ट वेट। जो सीड इंडेक्स होता है वो क्या होता है? जो अपने सीड इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, जो अपना सीड है उन सीड का वजन किया जाता है। यानी सीड इंडेक्स के अंदर 100 बीजों का वजन करना पड़ता है। अपने टेस्ट वेट की बात करें तो 1000 बीजों का वजन करना पड़ता है। यानी अपने बात करें सीड इंडेक्स की तो उसमें अपने 100 सीड लेते हैं और 100 सीडों का क्या करते हैं? वजन तोलते हैं। वजन तोलने के बाद में जो संख्या अपनी आती है वो क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स कहलाता है। टेस्ट वेट क्या है? अपने 1000 बीजों का कलेक्शन करके उसका वजन करके उसके बाद में जो डाटा निकलता है वो क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। इसमें एक और डिफरेंट है, अपने देखें सीड इंडेक्स जो होता है बड़े सीड का लिया जाता है। किसका? जो बड़े सीड्स होते हैं अपने, जैसे चना का हो गया, मूंगफली का हो गया, और अपने बात करें अरंडी की, तो ये जो क्रॉप्स हैं इनका क्या क्या लिया जाता है? सीड इंडेक्स लिया जाता है। और टेस्ट वेट क्या लिया जाता है? टेस्ट वेट की अगर बात की जाए जो छोटे अनाज हैं, जो अपने गेहूं हो गया, चावल हो गया,
तो अपने इनकी बात की जाए तो टेस्ट वेट लिया जाता है। अपने बात कर रहे थे टेस्ट वेट की सोरगम की, यानी 25 से 30 ग्राम क्या पाया जाता है, टेस्ट वेट पाया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें इसकी पुष्प क्रम की, यानी फ्लोवर टाइप्स को क्या कहते हैं, यानी सोरगम की बात करें तो फ्लोवर टाइप को पेनिकल कहते हैं, पेनिकल। इसके बाद में अपनी बात करें इसके ग्रेन टाइप की, यानी दाने के प्रकार को, ग्रेन टाइप, अपने दाने के प्रकार की अगर बात करें सोरगम की तो क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस। क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस। अपने एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि अपने बात कर रहे हैं सोरगम की, यानी अपने सोरगम क्या कहलाती है, जवार। अपने जवार के बारे में पढ़ रहे हैं। जो जवार की फसल है उसका बोटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकोलर। फैमिली की बात करें ग्रेमिनी या पोएसी बोल दो, ठीक। 2N की बात की जाए तो 30 इसमें 2N पाए जाते हैं। ओरिजिन पहले इसकी बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है। इसके बाद में अपने इंपॉर्टेंस की बात की जाए, जो प्रोटीन है वो 11% पाई जाती है और जो फैट है वो 1.8% पाई जाती है। फिर इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की तो 78% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। टेस्ट वेट अपने बता ही दिया मैंने क्या होता है, और टेस्ट वेट इसका कितना होता है, 25 से 30 ग्राम होता है। इसके बाद में इसके फ्लोवर टाइप को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, और ग्रेन टाइप को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं, यानी दाने के प्रकार को कैरियोप्सिस कहते हैं। इसके बाद में अपनी बात करेंगे इसमें कि इसका जीन को क्या कहते हैं, ये क्रॉप कहाँ काम आती है। अपने बात कर रहे हैं जवार की, किसकी, जवार यानी सोरगम की। सोरगम में अपने देखें कि जी सोरगम के जीन को क्या कहते हैं, यानी जीन को क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी आपको। इसके जीन को काफिर 60 कहते हैं। क्या कहते हैं, काफिर 60। जौ के जीन को यूजड्यू कहते हैं, गेहूं के जीन को RH फर्स्ट RH2 बोलते हैं, राइस के जीन को डिजिबुजिन बोलते हैं। ये मोस्टली आते जाते रहते हैं क्वेश्चन आगे पीछे। इसके बाद में अपने बात करें जवार जो फसल है अपनी परागित फसल कहलाती है, यानी जो अपनी जो सोरगम है वो परपरागित फसल है। इसके बाद में अपने बात करें कि जी ये कौन सा प्लांट है, तो C4 प्लांट है। क्या है ये, C4 प्लांट्स कहलाता है। इसके बाद में अपने बात करें कि जी ये किस प्रकार का प्लांट है, प्रोटोगाइनी प्लांट है। सर प्रोटोगाइनी प्लांट क्या होता है, पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस की थी, प्रोटेंड्री प्लांट और प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी कौन सा प्लांट होता है, जिसमें मादा पुष्प पहले आता है, यानी फीमेल फ्लावर पहले आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं। फीमेल फ्लावर फर्स्ट, यानी जो फीमेल फ्लावर है वो क्या आता है, प्लांट के अंदर फर्स्ट बार निकलता है। यानी पहली बार पहले देखें तो फीमेल फ्लावर निकलता है, उसके बाद में मेल फ्लावर निकलता है। जो फीमेल फ्लावर निकलता है उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं, प्रोटेंडरी नर को बोलते हैं। इसके बाद में अपने जैसे ये देख लिया। इसके बाद में अपने बात करें मेन टॉपिक की कि इसमें जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन के अंदर 2 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अपने अमीनो एसिड की बात की जाए तो एक पाया जाता है ल्यूसीन, ठीक, और दूसरे की अपने बात करें तो लाइसिन। कौन सा, लाइसिन। अब बात करें जो अमीनो अम्ल है इसके अंदर अपने बात करें प्रोटीन की तो ल्यूसीन और लाइसिन 2 हो गए अमीनो अम्ल। अब सर इसमें क्या होता है, जो ल्यूसीन जो है उसकी मात्रा
अधिक पाई जाती है, किसमें? सोरगम के सीड के अंदर। और जो लाइसिन की मात्रा है, अगर लाइसिन की मात्रा की बात करूं तो कम पाई जाती है। डाटा समझ में आ जाएगा ये। जैसे अपने बात कर रहे हैं सोरगम की, प्रोटीन की, इस लाइन को अपने ऐड करके कितनी भी लंबी कर सकते हैं। कैसे? प्रोटीन, सोरगम या ज्वार की फसल में प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल में 2 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी ल्यूसीन और लाइसिन। जो ल्यूसीन है वो क्या है? मात्रा के अंदर अधिक पाया जाता है। और लाइसिन की अगर बात करें तो जो लाइसिन है उसकी मात्रा क्या है? डाउन पाई जाती है, यानी कम पाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें, जो सोरगम है इसको अपने अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे, सोरगम को अगर अपने ज्यादा मात्रा में, अपने मनुष्य अगर ज्यादा मात्रा में खाएगा तो उसको कौन सा रोग होएगा? पेलेग्रा रोग होएगा। कौन सा? पेलेग्रा, मैं यहां लिख रहा हूं, पेलेग्रा रोग। यानी जो पेलेग्रा डिजीज है वो किससे खाने से होता है? ज्यादा सोरगम खाने से होता है। किससे? ज्यादा ज्वार खाने से होता है। यहां तक समझ में आ जाएगा। एक बार बता दूंगा आपको, सोरगम पढ़ रहे हैं, जीन के बारे में देखें तो काफी 60 परपरागित फसल कहलाती है। C4 प्लांट है, प्रोटोगाइनी प्लांट है, ठीक है। प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडरी मैंने बता दिए। प्रोटोगाइनी प्लांट में फीमेल फ्लावर पहले आते हैं। इसके बाद में इसकी प्रोटीन देखें तो प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ल्यूसीन, और दूसरा पाया जाता है लाइसिन। ल्यूसीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक। और लाइसिन की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, यानी डाउन पाई जाती है। इसके बाद में सोरगम को मनुष्य अगर ज्यादा खाए तो कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट अपने इसके बाद में अपने बात करेंगे इसके मोस्ट 2-3 बातों की, और इसके बाद में इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बात करें अपने सोरगम की, तो सोरगम के अंदर सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है, यानी जो ज्वार है वो सबसे ज्यादा सूखे एरिया के अंदर हो सकती है। अगर बारिश भी ना हो तो भी इसका प्लांट ग्रो हो सकता है आराम से। इसके बाद में इसको क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस क्रॉप को? सोरगम को। यानी ये सूखा सहन कर लेती है, सूखा सहन करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? कैमल क्रॉप, ठीक। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, जो अपनी सोरगम है इसकी छोटी पत्तियों में, छोटी लीफ में, यानी छोटी पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? एक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रसायन। उस रसायन का नाम बता रहा हूं मैं, रसायन नाम क्या? प्रूसिक अम्ल। क्या पाया जाता है? प्रूसिक अम्ल बोल दो, या HCN बोल दो, या गुरीन रसायन बोल दो। सर 3-4 नाम बता दिए। हाँ जी बिल्कुल। जो छोटी पत्तियां होती है कच्ची अवस्था के अंदर, सोरगम की कच्ची अवस्था जो प्लांट होती है उसमें एक रसायन पाया जाता है, प्रूसिक अम्ल या HCN या गुरेन बोल दो, ठीक। इससे क्या होता है? जो कच्ची ज्वार है वो अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उससे क्या हो सकता है? उसके डाइजेशन सिस्टम उसका खराब हो जाता है। यानी इस रसायन से बच्चों में, छोटे बच्चे जो हैं अपने पशुओं के, उनमें, और बड़े जो जानवर हैं उनमें क्या करता है? ये नुकसानदायक है, HCN गुरीन, ठीक। इसके बाद में अपने बात करें, इसकी मात्रा अगर चली जाए पेट में 0.5% से अधिक मात्रा हो, अगर प्लांट के अंदर 0.5% से अधिक मात्रा HCN की होगी तो पशुओं में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी जो अपने एनिमल है उनका डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है।
इसके बाद में अपने सोरगम में देखें तो वैरायटीज की अगर बात की जाए, किस्मों की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले नाम आता है किस्म की अगर बात करें CSH6 यानी ये मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है, यानी मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सी? मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, CH6 हो गया। एक होता है CSH9 यानी CSH9, ये क्या है? ड्राई एरियाज के लिए, यानी सूखा एरिया के अंदर ये सबसे ज्यादा ग्रो होती है। ठीक, CSH6 CSH9। इसके बाद में अपनी बात करें CSH17। ठीक, इसके बाद में अपनी बात करें SSV। कौन सी? SSV। ठीक, इसके बाद में अपनी बात करें ISV यानी अपनी बात करें SS6 की मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और CSH9 की बात करें तो सूखा एरिया जो है अपना उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें CSH17 कॉमन ब्रीड है, SSV और ISV। इसके बाद में इसमें देखो एक दो और लिख सकते हैं अपने, जैसे SV35 यानी मोस्ट अगर बात करें वैरायटीज की अपने तो यही है कॉमन, SS6 SS9 SH17। इसके बाद में अपने बात करेंगे टॉपिक कौन सा? सोइल, यानी इसकी मृदा कैसे, कितनी चाहिए, कितना pH चाहिए और कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है वो देखेंगे। अपने बात कर रहे हैं सोरगम की, यानी इसमें देखेंगे अपने सोइल जो मृदा है, मृदा कौन सी उपयुक्त मानी जाती है इसकी वो देखेंगे। सबसे पहले सोइल जो है इसकी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और इसका पीएच अगर दोमट मिट्टी का देखा जाए 6.5 से लेके 8.5 तक क्या हो सकता है, जो इसका पीएच है वो रेंज उपयुक्त मानी जाती है, या ये ग्रो हो जाती है उसके अंदर। जो ज्वार है अपनी उसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पीएच अगर देखा जाए तो 6.5 से 8.5% तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपने बात करें क्लाइमेट की, सर क्लाइमेट कौन सा चाहिए, कौन सी उपयुक्त माना जाता है? गर्म जलवायु आवश्यक है, गर्म जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, 1 नंबर बात। 2 नंबर की अपनी बात करें अंकुरण के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर, जर्मिनेशन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद में अपनी बात करें अगर ग्रोथ की तो इसकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाती है, आराम से ग्रोथ हो सकती है, ग्रो हो सकती है। और डफ अवस्था भी इसके लिए माने तो लास्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी क्या है, पकाव अवस्था मानी जाती है। क्लाइमेट की बात करें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जर्मिनेशन में जो सीड है उसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ग्रोथ के लिए कितना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और डफ अवस्था के लिए कितना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में अपने बात करें अगर सीड रेट की, बहुत ही मुख्यतः पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, सीड रेट की अगर बात की जाए तो जो सीड रेट है जवार की वो कितनी चाहिए, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अपने बात कर रहे हैं जवार की, जवार के अंदर बात करें सीड रेट की तो सीड कितना चाहिए अपने को 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर अपनी सीड की आवश्यकता मुख्यतः पड़ती है। इसके बाद में अपनी बात करें जो अगर चारे की फसल लेनी है अपने को, फोल्डर क्रॉप अगर अपने को चारा लेना है जवार से तो चारे के लिए कितनी उपयुक्त मानी जाती है, 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट है आवश्यक मानी जाती है। यानी अपने
क्लाइमेट की बात कर ली, सोइल की बात कर ली, क्लाइमेट की बात कर ली और सीड रेट की बात कर ली। सीड रेट में अपने देखें तो सीड अपने को 12 से 15 kg उपयुक्त है 1 हेक्टर के लिए। इसके बाद में अपने बात करें फोडर क्रॉप अपने को लेनी है, अगर चारे के लिए अगर अपने को लेना है तो 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर क्या है अपने को चारे की आवश्यकता पड़ती है। तो सीड रेट हो गया। इसके बाद में अपने बात करेंगे स्पेसिंग की, यानी इनके जो प्लांट है उनकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो 45 इंटू 15 इंटू 4.5, ठीक। ये सर डाटा कैसे है, यानी अपने बात करें रो इंटू रो प्लस प्लांट इंटू प्लांट प्लस डेप्थ यानी गहराई, यानी जो रो इंटू रो की अपनी बात करें तो 45 सेमी, ये सेंटीमीटर के अंदर होता है डाटा, हमेशा डाटा। जो प्लांट्स हैं अपने जो क्रॉप्स हैं उनकी जो सेमी में स्पेसिंग देखी जाती है, कितने सेमी के अंदर। रो इंटू रो की देखें तो 45 सेमी, प्लांट इंटू प्लांट की देखें तो 15 और डेप्थ देखें तो 4.5। इसके अंदर एक और देखें अपने कि 1 हेक्टर के अंदर कितने प्लांट लग जाते हैं, तो सर प्लांट लगते हैं इसमें 1,50,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगते हैं, यानी 1.5 लाख प्लांट क्या लगते हैं प्रति हेक्टेयर लगते हैं। 1,66,000 प्रति हेक्टेयर किस में बताए थे मैंने, जवार के अंदर बताया, सॉरी बाजरा के अंदर बताए थे, और जवार के अंदर कितना है 1,50,000, ठीक। ये तो हो गया डाटा स्पेसिंग का, यानी 45 इंटू 15 इंटू 4.5, रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और डेप्थ। प्लांट देखें तो 1,50,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर अपने लग जाते हैं, स्पेसिंग की बात होगी। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसमें कि जी इरिगेशन कितनी उपयुक्त है, ठीक। या इरिगेशन की अपने क्रांतिक अवस्था की बात करेंगे, अपने ऐसे नहीं देखेंगे कि कितने पानी लगाने हैं, ये करने हैं वो करने हैं, ठीक है। अपने बात करेंगे सीधी क्रांतिक अवस्था की। अपने हेडिंग डालते हैं यहाँ पे इरिगेशन, ठीक। अगर इसकी जवार में अपने देखें कि इरिगेशन है कि क्रिटिकल स्टेज देखी जाए, क्रिटिकल स्टेज अगर देखी जाए तो फ्लावरिंग टाइम क्या होता है इसका मोस्ट माना जाता है, फ्लावरिंग टाइम प्लस डफ अवस्था, डफ स्टेज या दाने बनते समय मान सकते हो एक प्रकार से। अपने बात कर रहे हैं सोरगम, सोरगम देखें इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है अपनी फ्लावरिंग टाइम, यानी फूल आते समय क्या करना है अपने को सिंचाई मुख्यतः करनी ही पड़ेगी। अगर फ्लावरिंग के टाइम अपने सिंचाई नहीं करेंगे तो अपनी प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, क्रॉप नहीं ले पाएंगे। इसके बाद में अपने बात करें डफ अवस्था की, तो पकाव अवस्था या दाने बनते समय अपने क्या करना है एक हल्की सिंचाई देनी ही पड़ेगी। इसके बाद में अपने इसके वीड कंट्रोल की अगर बात करें, वीड कंट्रोल सबसे पहले अपने देखें कि वीड कंट्रोल करते समय अपने सोविंग अगर अपने की है, सोविंग के बाद में अपने सोविंग के 30 से 35 डेज आफ्टर, ठीक, यानी 30 से 35 डेज आफ्टर अपने को आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी बुआई के 30 से 35 डेज बाद अपने को क्या करना है सर्वप्रथम अपने इसमें निराई गुड़ाई करनी है। और इसके बाद में अपने वीड कंट्रोल अगर देखें तो इसमें एक उगता है स्ट्राइका मोस्टली, सर ये क्या होता है, ये एक परजीवी खरपतवार है, परजीवी खरपतवार, ठीक। एक नंबर बात, स्ट्राइका परजीवी खरपतवार है, ये क्या करता है सोरगम के ऊपर चढ़ता है और स्ट्राइका इसको नुकसान पहुंचाता है जवार को। इसका अगर कंट्रोल देखा जाए 0.5% एट्राजीन की स्प्रे की जाती है,
यानी 0.5% की एट्राजीन की स्प्रे की जाती है। किस पे? स्ट्राइगा को खत्म करने के लिए। स्ट्राइगा एक क्या है? परजीवी खरपतवार है। अपने इरिगेशन की बात की थी, ठीक। इसके बाद में वीड कंट्रोल की बात की, ठीक। इसमें स्ट्राइगा आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो अपनी सोरगम है, इसके अंदर डिजीज कौन कौन से लगते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। डिजीज कौन कौन से लगते हैं। अगर अपने रोग की बात की जाए, रोग मुख्यतः कौन कौन से इसके अंदर लगता है। सबसे पहले अपने देखते हैं ग्रेन समट। ग्रेन समट, सर कौन सा रोग है? ग्रेन समट, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे नहीं अपने इसमें। कवक जनित होता है, एक नंबर बेस्ट, एक ही लाइन। यानी जो ग्रेन समट है वो कवक जनित रोग माना जाता है। इसके बाद में 2 नंबर रोग की बात करें अपने इंसेक्ट की, स्टेम बोरर। कौन सा? स्टेम बोरर। ये मुख्यतः क्या है? एक प्रकार से कीट है, इंसेक्ट है। स्टेम बोरर की बात करें, ये अंकुरण होने पर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद में जो तना बनता है उसको क्या करते हैं? ये नष्ट कर देते हैं सर्वप्रथम। इसके बाद में अपने बात करें इसकी, अगर इसके रेसिस्टेंट वैरायटी की बात करें तो जो SSV जो वैरायटी लिखवाई थी मैंने, वो स्टेम बोरर के प्रति क्या है कि रेसिस्टेंट वैरायटी। इसके बाद में अपने बात करें सूट फ्लाई। कौन सा? सूट फ्लाई। 3 नंबर की अगर अपन बात करें, सूट फ्लाई की प्रमुख कीट माना जाता है। कौन सा? सूट फ्लाई प्रमुख कीट माना जाता है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात देखें, मृत धब्बे पैदा करते हैं। ये मृत धब्बे पैदा करते हैं, ठीक। अपने स्टेम बोरर की बात कर ली थी। इसके बाद में सूट फ्लाई की बात करें, प्रमुख कीट माना जाता है, मृत धब्बे पैदा करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें निचली सतह, यानी जो लीव्स हैं अपनी, उसकी निचली सतह में ये नुकसान पहुंचाते हैं लीफ में, ठीक। ये होगी इसमें मुख्यतः मोटी मोटी बातें। इसके बाद में अपने कोई छोटी सी बात करें, जैसे मिट्टी ज्वार की बात करें। मिट्टी ज्वार जिसमें शुगर की मात्रा हो, अगर अपने बात कर लें कि जी ये मिट्टी ज्वार है, तो मिट्टी जो ज्वार होती है उसके अंदर कितने % TSS की मात्रा होती है? तो वो होती है 17%। TSS क्या होता है सर? शुगर, एक प्रकार से शुगर कितने % होती है? 17%। अपने बात करें मिट्टी ज्वार की, तो TSS की बात की जाए तो 17% शुगर पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करें अपने एक नाम आता है सोरगम सीक्वेंस। सर ये क्या होता है? सोरगम सीक्वेंस एक प्रक्रिया ये होती है, मैं बता दूं कि जहां जिस खेत में अपने ज्वार की खेती करते हैं उससे ये क्या कर लेता है? न्यूट्रेंट इकट्ठे कर लेता है। न्यूट्रेंट के इकट्ठे करने से जो भूमि है अपनी, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको अपने पूरा करने के लिए बाहर से नाइट्रोजन डालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सोरगम सीक्वेंस कहा जाता है। यानी अपने सोरगम सीक्वेंस को एक वर्ड से जान सकते हैं, जैसे अपने नाइट्रोजन को इकट्ठा कर लेती है ये, और नाइट्रोजन की भूमि में कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? सोरगम सीक्वेंस कहते हैं। सोरगम इस ज्वार और सीक्वेंस माने कमी, यानी अपने बुआई करने के बाद में ये लास्ट तक क्या कर लेता है? नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा खींचता है और कम हो जाती है उसकी मात्रा। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? सोरगम सीक्वेंस नाम के जाना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बेटर तरीके से नोट्स बनाते रहिए बढ़िया तरीके से।
नोट्स बनाने के बाद में आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जो मैटर देखोगे वही आपको याद करने को मिलेगा, और जो याद करने के बाद में जो एग्ज़ाम में आप कर पाओगे तो वो इस वजह से कर पाओगे कि आप ढंग से स्टडी करोगे और इसको नोट्स बनाओगे। तो नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो अपने पास में सेफ रहती है, उस चीज़ से अपने एग्ज़ाम के शेड्यूल को ढंग से अपने लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्रॉप अपने कल अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।